हाँ जी, सो वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं सारी की सारी डायमेंशंस की जो हमारे सिलेबस में प्रेजेंट है। यूनिट एंड डायमेंशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू। तो आज हमारा जो काम रहने वाला है वो डायमेंशंस के साथ रहेगा। देखिए, तो डायमेंशंस हमें बहुत सारी चीजों की पता होनी चाहिए, है ना। तो इतनी टफ नहीं होती। तो डायमेंशंस को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे जिससे कि आपको ये बहुत आसान लगेंगी। सबसे पहला पार्ट रहेगा बेसिक डायमेंशंस का, फिर रहेगा सेकंड पार्ट 11th की फॉर्मूला बेस्ड जो भी डायमेंशंस हैं हमारे सिलेबस में, और फिर हम देखेंगे 12th की जितनी भी फॉर्मूला बेस्ड डायमेंशंस हमारे सिलेबस में है। फॉर्मूला बेस्ड मतलब इसमें आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अन्यथा आप इनकी डायमेंशंस नहीं निकाल पाओगे। बेसिक डायमेंशन मतलब इनका फॉर्मूला याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है। जो फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूले होंगे जो हमें बेसिकली आते ही हैं पहले से, है ना। तो इनका ज्यादा लोड नहीं है बेसिक डायमेंशंस का। 11th और 12th की फॉर्मूला बेस्ड डायमेंशंस, बस उसमें आपको थोड़ा सा जो है ध्यान देना पड़ेगा। शुरू करूं फिर? आइए, सबसे पहली बात करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी बेसिक डायमेंशंस की, जिनके लिए हमें फॉर्मूला को याद नहीं करना पड़ेगा। बहुत बेसिक से डायमेंशंस होंगी। सर लेंथ मास टाइम की तो हम सब जानते ही हैं, तो वो लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, वैसे लिख लेते हैं। चलिए, लेंथ मास टाइम, ठीक है सर वेलोसिटी, वी वेक्टर वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन भी दोस्त यही होती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड विद डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की कोई डायमेंशन तो होती नहीं है, तो वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन सेम होती है। दोनों क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को डायमेंशन एल ही होगी, टाइम की टी ही होगी। तो इसकी डायमेंशन क्या बनी? एल टी माइनस 1। अगली चीज हम देखते हैं आपका वॉल्यूम। सर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि डायमेंशन हो गई आपकी एल क्यूब। सर ऐसे ही हम निकाल देते हैं डेंसिटी। सर डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की डायमेंशन m, वॉल्यूम की एल क्यूब, माइनस आएगा तो ml माइनस 3। अगला सर एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चाहे कोई भी एक्सेलरेशन हो, है तो एक्सेलरेशन ही। आप चाहो तो अलग से आप निकाल के ट्राई भी कर लेना, है तो एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। रख के देख लो, है ना। बस जी की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक्सेलरेशन हो नॉर्मल वाला या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, है तो एक्सेलरेशन ही। हाँ सर, अब सर एक्सेलरेशन लिख कैसे सकते हैं? एक्सेलरेशन हम लिख कैसे सकते हैं? सर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, या एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन ऊपर निकाल दी एल टी माइनस 1 और नीचे 2, यानी कि क्या बन गई? एल टी माइनस 2। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अगली बात करते हैं फोर्स की। ये याद होनी चाहिए, है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड है फोर्स। सर एफ वेक्टर। सर फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन m, एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी निकाली एल टी माइनस 2, तो एम एल टी माइनस 2 फोर्स की हो गई। ऐसे ही वर्क की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। सर वर्क की डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ कितनी चला, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन किसके बराबर होगी? लेंथ के बराबर। तो फोर्स की डायमेंशन में एक लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, एम एल टू टी माइनस 2।
सर फोर्स हो गया, वर्क हो गया, सर अब टॉर्क बता दो। टॉर्क, मैंने कहा टॉर्क क्या होता है? टॉर्क कुछ नहीं होता, इसको एंगुलर फोर्स कह सकते हो आप, एंगुलर फोर्स कह सकते हो। तो टॉर्क हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना कि मान लो टॉर्क मेरे को निकालना है, तो टॉर्क किसी फोर्स की वजह से आता है। टॉर्क मतलब जैसे ये मार्कर है, तो मैंने इसको घुमाया, तो घुमाने में जो फोर्स लगी वो टॉर्क है। अब टॉर्क को निकालते कैसे है? फोर्स ही होती है ये, लेकिन एक एंगल के साथ। तो कहीं पर भी अगर एंगुलर शब्द आए तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया करो, बस। अभी के लिए इतना आप ध्यान में रख सकते हो। वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है, या आर इंटू एफ होता है। अब आर क्या है? लेंथ, तो ये तो एल ही होगी। और फोर्स क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, यानी कि टॉर्क की सर जब हमने डायमेंशन निकाली तो यह आया एम एल टू टी माइनस टू, जो कि किसके बराबर है? वर्क के बराबर है, वर्क के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही और देख लो, फ्रीक्वेंसी देख लो, फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी जो है इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, हर्ट्ज। और इसको लिखते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि टी की पावर -1, टी की पावर -1। बाकी चीजें मैं आगे करा सकता हूं आपको, है ना? आगे कराऊं क्या? आगे करेंगे, चलिए इसको ले लो एक बार। कुछ चीजों का मेरे भाई विशेष ध्यान रखना, जैसे कुछ चीजें विशेष ध्यान वाली, ये दोबारा भी लिखाऊंगा मैं ताकि आपसे गलती ना हो, बट फिर भी यहीं से ध्यान में रख के चलो तो बढ़िया है। जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, सर है तो वेलोसिटी तो एल टी -1 होना चाहिए, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि एंगुलर वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं किसी सर्कल में, सर्कुलर पाथ में। मान लो आपका ऑब्जेक्ट है, वो किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट में चल के गया, तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कि उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यानी कि वो कितना एंगल चला है, अपॉन कितना उसने टाइम लिया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब थीटा कैसा होता है? ये तो डायमेंशन लेस होता है, पहले लेक्चर में बात करी थी। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो टी की पावर -1 आती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के बराबर आती है। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन भी यही होती थी। तो ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, लॉजिक के साथ बता दिया, लेकिन है तो एक्सेप्शन ही। ठीक है, ऐसे ही आगे देखो सर, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। सर इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसको ओमेगा से डिफाइन करते हैं दोस्त, इसको ओमेगा से आप दिखा सकते हो। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? डी थीटा बाई डी टी, इसका भी रेट ऑफ चेंज यानी कि एक और डी टी, तो टी की पावर -2। ठीक है, ऐसे आपको आना चाहिए। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। ये सर्कुलर मोशन वाली टर्म्स है, ये बड़े परेशान करती हैं बार बार। आगे बढ़ता हूं मोमेंटम की तरफ। सर मोमेंटम को दिखाते हैं पी वेक्टर से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू वी। तो मास की जगह m रखा, v की जगह LT -1 रखा, तो ये हो गया सर मोमेंटम। सर ऐसी ही बात कर देते हैं पावर की। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क की यूनिट क्या होती है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अभी देखी थी, MLT -2, ML2T -2 अपॉन टी, यानी कि पावर की डायमेंशन आ गई ML2T -3, कुछ ऐसे। अच्छा सर मोमेंटम हो गया। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर शब्द आ गया, कुछ नहीं है, एल से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे MV है तो इसके साथ एक R आ जाता है यहाँ पर टर्म, M इंटू वी इंटू आर। अब R किसके बराबर होगा? लेंथ के बराबर। तो जो नॉर्मल मोमेंटम है उसमें एक L बढ़ा देना, तो ML2T -1। यहां MLT -1 था, वहां ML2T -1। बात करते हैं स्ट्रेस की। सर स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये आगे हम पढ़ेंगे, है ना? तो ये इजी है, याद ही रह जाता है इसका फॉर्मूला। फोर्स होता है MLT -2, एरिया होता है L2, ML -1 T -2। बताओ सही की गलत?
बताओ सही की गलत। ऐसे ही सर प्रेशर की यूनिट, प्रेशर का डायमेंशन सर वो भी तो यही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, तो स्ट्रेस और प्रेशर दोनों की डायमेंशन सेम ही आती है, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों की डायमेंशन सेम ही आती है। और आगे बढ़ो सर, स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे कुछ भी हो, चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो ये कैसा आएगा, हमेशा डायमेंशन लेस ही आएगा, डायमेंशन लेस ही आएगा। और देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको डिफाइन करते हैं mr² से। m मास होता है, r लेंथ है, तो ml2 बन जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हमने देखी जो हमें पता होनी चाहिए। एक और ले लो यहीं पे बेसिक, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ये भी बहुत इजी होता है, याद हो जाता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स होता है mlt-2, लेंथ होता है l से l कट गया, mt-2, चाहो तो याद भी कर सकते हो, बहुत पूछा जाता है। अब हम फॉर्मूले वाले बेस्ड डायमेंशंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये डायमेंशन ऐसी थी जो हमने अभी करी, ये कहीं ना कहीं आप जैसे जैसे आगे को सिलेबस बढ़ाते रहोगे तो ये दिमाग में आ ही जाएंगी, ये कभी दिक्कत देंगी नहीं, ठीक है। अब फॉर्मूला बेस्ड वालों की तरफ बढ़ते हैं, जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है। सुनना, अच्छा हमारे यहाँ पर कुछ चीजें छूट रही हैं, वैसे छूट तो नहीं रही है, चलो पहले उसको कर लेते हैं। एक लॉजिक है हमारे पास, क्या लॉजिक है सर, कि दोस्त एनर्जी जो है, एनर्जी, हाँ सर एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी है या हीट है, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, या जितना आप काम करोगे उतनी आपकी एनर्जी खर्च होती है, तो इन सबकी डायमेंशन सेम ही होती है। लॉजिक क्या है सर, एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ, और जितना हम काम करेंगे उतनी एनर्जी हमारी खर्च होती है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि तीनों की डायमेंशन सेम ही होती है। वर्क की आप निकालना जानते हो, फोर्स को लेंथ से सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है, तो ml2t-2 ये डायमेंशन आती है सर हमारी किसकी, हमारी सर एनर्जी की, हमारी सर एनर्जी की। तो चाहे भाई अब ये कोई सी भी एनर्जी हो, चाहे ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो तो यही आएगा, चाहे ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो तो भी यही आएगा, चाहे ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी हो तो भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही आएगा, चाहे ये आपकी सरफेस एनर्जी हो तो भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही आएगा। और कितने प्रकार की एनर्जी हो सकती है दोस्त, चाहे ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल कोई आपसे बोले और बोले कि इसकी डायमेंशन बताओ, फॉर्मूला तो नहीं जानते तुम, इसका डायमेंशन बताओ बोलेगा तो भी आंसर यही आएगा। हाँ, चाहे कोई तुमसे बोले स्प्रिंग एनर्जी बताओ तो भी डायमेंशन यही आएगा, चाहे कोई तुमसे ऐसा बोले एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड रबर, कोई ऐसा पूछे तो भी है तो एनर्जी, तो डायमेंशन यही आएगा। तो मतलब अब आप दुनिया की कोई सी भी एनर्जी ले लो, उसकी डायमेंशन तो चेंज होने से रही, उसकी डायमेंशन तो चेंज होने से रही। चाहे मैं आपसे इंटरनल एनर्जी पूछूं यही आएगा, चाहे मैं आपसे मैग्नेटिक एनर्जी पूछूं तो भी आंसर यही आएगा। तो बेसिकली कोई सी भी एनर्जी हमसे पूछे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम आएगा, दैट इज ml2t-2। तो ये तो बात हुई एनर्जी की, वर्क का भी यही होता है, और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी का भी यही होता है। इन अ सेम मैनर वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1। अब चाहे आपसे मैं कोई सी वेलोसिटी बोल दूं, मैं बोल सकता हूं यार रिलेटिव वेलोसिटी बता दो LT-1, मैं बोल सकता हूं यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दो, मैं ये बता सकता हूं। मैं आपसे बोल सकता हूं कि यार वेलोसिटी ऑफ वेव बता दो, वेलोसिटी ऑफ
वेव बता दो, तो आपका आंसर यही आएगा। तो चाहे मैं कोई सी भी वेलोसिटी आपसे बोलूं, कोई सी भी वेलोसिटी मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे बोलूं कि भाई आप आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बता दो, तो अभी आपका आंसर यही आने वाला है। और देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ते हैं हम ग्रेविटेशन में, तो भी आंसर यही आएगा। टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ते हैं हम फ्लूइड्स में, तो भी आंसर यही आएगा। तो कोई सी भी वेलोसिटी हो। अब जैसे एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी मैंने आपको दी, तो उसका भी आंसर यही नहीं आएगा। अभी बताया था कि सर एंगुलर वेलोसिटी क्या है। एंगुलर वेलोसिटी हम जो डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं वो थीटा के टर्म्स में करते हैं, डी थीटा बाई डी टी, और थीटा इज अ डायमेंशनलेस। तो टी इनवर्स आता है इसका, किसके बराबर आता है, ये फ्रीक्वेंसी के बराबर आता है। तो एक तो यहां पर सावधान होना है आपको, एक तो यहां पर आपको सावधान रहना है, बिल्कुल भाई, है ना, बिल्कुल सावधान रहना है यहाँ पे, बिल्कुल सावधान रहना है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर। ऐसे ही एक और लॉजिक पकड़ो, एक और लॉजिक पकड़ो सर। वो क्या, देखो एक लॉजिक तो ये है, कहीं पर मैं कहूं आपसे, कहीं पर मैं आपसे ऐसे कहूं एक्स ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है 1 अपॉन लेंथ, तो आप कहोगे एक्स अपॉन लेंथ, बस खत्म। मैं आपसे कहूं लकड़ी ग्रेडियंट, हाँ, लड़की नहीं, लकड़ी ग्रेडियंट, तो इसका मतलब क्या होगा, लकड़ी अपॉन लेंथ। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या है, सिंपल सा, जो भी दिया है अपॉन में लेंथ कर दो, ये ग्रेडियंट का सिंपल सादा स्वच्छ मतलब होता है। 1 अपॉन लेंथ को ही ग्रेडियंट कहते हैं। अब एक और लॉजिक देखते हैं, जैसे सर फोर्स है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। तो अब ये फोर्स कोई सी भी हो सकती है। सर ये विस्कस फोर्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकती है, सर ये बिल्कुल हो सकती है। सर ये मैग्नेट की फोर्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सर ये लॉरेंज फोर्स हो सकती है, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट से बनती है, बिल्कुल हो सकती है। सर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF हो सकती है, नहीं हो सकती है। यहां पर इससे सावधान रहना है, अभी बताता हूं क्यों, अभी बताता हूं क्यों। ऐसे ही सर देखो, सर ये बोयेंट फोर्स हो सकती है, सर बिल्कुल हो सकती है। बोयेंट फोर्स, बुएंसी की फोर्स, बुएंसी की फोर्स, ठीक है। और क्या बच गया आपका, सर क्या ये नॉर्मल फोर्स हो सकती है, मैंने कहा भाई बिल्कुल हो सकती है। सर क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, मैंने कहा भाई बिल्कुल हो सकती है, यही डायमेंशन होगा, है ना। क्या सर ये फ्रिक्शन की फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, वो भी यही होगा। तो चाहे कोई सी भी आप फोर्स ले लो, उसका डायमेंशन कैसा आना है, यही आना है, एक्सेप्ट 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 EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सर क्यों, ऐसा क्यों है, यहां पर ध्यान से देखो, ये जो शब्द है EMF, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपने सुना होगा कि सेल का EMF बता दो, बेसिकली हम उसका पोटेंशियल जानना चाहते हैं बच्चों। तो ये जो टर्म है ये एक मिसनोमर है। सर मिसनोमर मतलब ऐसे शब्द, मिसनोमर मतलब ऐसे शब्द जो दर्शाते कुछ है और होते कुछ है। ये मिसनोमर है, कहने का मतलब ये अपने नाम से तो बता रहा है कि मैं एक फोर्स हूं, पर एक्चुअली ये क्या है, ये पोटेंशियल है। आपके सेल के बीच का जो पोटेंशियल लगे रहता है वो है। और कभी भी पोटेंशियल की अगर आपको डेफिनेशन, डायमेंशन लिखनी होगी दोस्त, तो आप क्या लिखोगे, सर वो तो हम लिखेंगे, सर वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज कंप्लीट राउंड अ सर्कल इन अ सर्किट। एक सर्किट में एक चार्ज को कंप्लीट घुमाने में जो काम करना पड़ रहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सिंपल पोटेंशियल की डेफिनेशन। इतने सवाल बन जाएंगे तुम्हारे, इससे तुमने सोची ना होगी। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये आपका EMF होता है। देख लो भाई, देख लो, जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो।
आगे बढ़ू, कुछ और डिस्कशंस में करा लेता हूं यार, है ना, आप जल्दी जल्दी देख लो, फिर बढ़ेंगे फॉर्मूला वालों की तरफ। जैसे देखो, जैसे हम एक कर लेते हैं आपका इम्पल्स। इम्पल्स को किससे दिखाते हैं सर? जे वेक्टर से। सर इसको आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी लिख सकते हो या शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। हम इससे कर लेते हैं शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स। फोर्स होती है mlt-2 और dt का डायमेंशन t, यानी कि बन गया सर mlt-1। अच्छा, इससे निकालते तो भी यही आता। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। सर mlt-1। मोमेंटम क्या होता है दोस्त? मोमेंटम क्या होता है सर? मास इंटू वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सर उसको हमने t से डिवाइड कर दिया, सर लेकिन ये आंसर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? जस्ट अ मिनट, यहां पर क्यों नहीं आ रहा? मोमेंटम क्या, इम्पल्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से हम इसका आंसर निकाल देते हैं, बट एक्चुअली ओहो सॉरी, यहाँ dt से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सॉरी। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ही बराबर होगा। क्या कहता हूं मैं, ये dp वेक्टर के बराबर होगा, सॉरी। ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर है या fdt के बराबर है? चेंज इन मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है? mlt-1। ठीक है, अब देखो आगे। सर अब एंगुलर इंपल्स, तो तू तो सोच मत, एंगुलर शब्द आ रहा है, एक l बढ़ा दे, ऊपर में बढ़ाना न्यूमरेटर में, क्या बन जाएगा? ml2t-1। डेफिनेशन फॉर्मूले जब आएंगे तब पढ़ते रहना। चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशन बता। सर चेंज इन वेलोसिटी सर डेल्टा v, सर यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल। वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाऊंगा, वेलोसिटी आएगी, यानी कि lt-1। चेंज इन लेंथ की डायमेंशन बता। चेंज इन लेंथ, सर लेंथ में से लेंथ घटाऊंगा, लेंथ ही आएगा, बिल्कुल। चेंज इन मास की डायमेंशन बता। सर मास में से मास घटाऊंगा, मास ही आएगा, बिल्कुल। चेंज इन फोर्स की डायमेंशन बता। सर फोर्स में से फोर्स घटाऊंगा, फोर्स ही आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्त। सर और कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, चाहे एंगल कोई सा भी हो, चाहे आपका प्लेन एंगल हो, चाहे आपका सॉलिड एंगल हो, किसी प्लेन में हो एंगल अंदर से लिया हो, सॉलिड एंगल हो, या फिर आपका स्ट्रेन हो, ये सर कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं, जल्दी नोट करेंगे। बढ़ू मेरे भैया, मैं आगे को यहां से, बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बढ़िया सर। अब सुनना मेरी बात को, बड़ी ध्यान से सुनना और मेरे मुन्ना गौर से सुनना। क्या बात है सर वो? अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला बेस्ड डायमेंशंस की। यहां से तुम्हें याद करना पड़ेगा। सर हम तो रटना नहीं चाह रहे, मेरी पर्सनल चीज मानो तो रट लो, मतलब अगर टाइम मिल रहा है तो। कंपलसरी रटना ऐसा नहीं है, चाहो तो रट लो, क्योंकि बाद में जब फॉर्मूला पढ़ोगे तो अच्छे से ही याद होगा, कोई खराबी नहीं देगा वो रटना। बाद में जब फॉर्मूला पढ़ोगे तो फील अपने आप आ जाएगी, आप बहुत आगे निकल जाओगे अगर आप यहां पर इन फॉर्मूलों को याद कर दोगे। फॉर्मूला बेस देखते हैं, पहले 11th की बात करते हैं। तो सर पहली चीज है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मेरे ख्याल से अगर मेंस से लेके नीट में सबसे ज्यादा बार कुछ पूछा गया है तो वो यही है यार। मेंस वाले तो इसमें भर भर के पूछते हैं, और बहुत क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आपको जी की डायमेंशन पता है और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आप इसकी डायमेंशन को याद कर लो, m-1 L3t-2। खत्म करो बात। मास्टर रटवा रहा है, मैं रटवा नहीं रहा। इतनी बार प्रैक्टिस कर दो इसकी कि याद हो जाए। भाई बहुत टाइम बचता है इससे, ये इतना पूछा जाता है ना। और कोई डायमेंशन याद मत करो यार, लेकिन ये इतनी बार पूछा गया है कि इसकी तो डायमेंशन याद ही हो तो ही सही है। इसको आप ऐसे निकाल सकते हो कि Fg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती है G, पहला वाला मास दूसरा वाला मास अपॉन r²। यहां से आप रख के आराम से इसको निकाल सकते हो। फोर्स की जगह mlt-2 रखोगे, इसकी जगह L2 रखोगे, यहाँ m, तो आंसर आ जाएगा m-1 L3t-2। ठीक है,
अब देखो यहां पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे मॉडिफाई करके भी पूछे जाते हैं, कैसे, इफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी इज गिवन बाय m की पावर x, l की पावर y, t की पावर z, फाइंड फर्स्ट x प्लस वाई प्लस z, और दूसरा क्वेश्चन जिसमें आप लोग गलती करते हो, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y प्लस मॉड ऑफ z। मॉड का मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, वेक्टर में बताया था ना, मैग्नीट्यूड मतलब बिना साइन के लेना है, आपको पॉजिटिव ही लेना है या कह लो। तो सर इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैंने कहा सर ये तो मेरे को याद है, मेरे को तो सर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी, सर वो क्या होता है, m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। तो कंपेयर कर लो, x बराबर माइनस का 1 आ गया, हाँ जी सर, y बराबर 3 आ गया, हाँ जी सर, z बराबर माइनस का 2 आ गया सर जी। मैंने कहा बिल्कुल सही। x प्लस वाई प्लस जेड करते हैं, माइनस वन प्लस थ्री माइनस टू करते हैं, माइनस थ्री माइनस प्लस थ्री यानी कि 0 आ गया पहले का आंसर। मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई प्लस मॉड ऑफ z यानी कि मॉड ऑफ माइनस वन प्लस वन, मॉड ऑफ थ्री थ्री, मॉड ऑफ माइनस टू प्लस टू, इसका आंसर आ गया 6। इसका आंसर आ गया 6। देखो ये विजिबल है ना, आगे देखो, सर आगे पूछता है प्लैंक कांस्टेंट। मेरे ख्याल से ये भी कोई बच्चा नहीं भूलता होगा, ये बहुत जनरल फॉर्मूला है, प्लैंक्स कांस्टेंट। सर इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एनर्जी बराबर होता है h इंटू न्यू, जहां पर E का मतलब है दोस्त एनर्जी, h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू का मतलब है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो सर यहां से प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई E बाई न्यू। अब एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2t माइनस टू और इसकी होती है t माइनस वन, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई ml2t माइनस वन। क्लियर है? अगला देखो, अगला है सर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब सर ये विस्कोसिटी क्या होता है, इसको बोलते हैं बच्चों फ्लूइड फ्रिक्शन। इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे अगर आप हवा में बहुत तेज दौड़ोगे और मान लो बहुत तेज हवा चल रही है ना, तो जैसे जैसे आप आगे को दौड़ोगे, रनिंग करोगे, आपको हवा पीछे को हिंड्रेंस पैदा करेगी, धकेलेगी। तभी कार को हम कैसा बनाते हैं, कार में ऐसे स्लोप देते हैं। क्यों ना कार का शीशा ऐसा बना देते, भाई बहुत ज्यादा एयर ड्रैग पड़ेगा ना, बड़ी गाड़ियों में पड़ता भी है, बस में, ट्रक में, क्योंकि एकदम खड़े शीशे होते हैं उनके, तो उनको स्लो चलाना पड़ता है, वो तेज नहीं भाग सकती। कार भाग लेती है क्योंकि उसकी एरोडायनेमिक्स आप कहोगे तो उसी प्रकार से होती है। एरोप्लेन में आपने देखा होगा एरोडायनेमिक्स यानी कि एयर, एरो मतलब एयर के डायनेमिक्स, मूवमेंट के हिसाब से उनकी बॉडी को डिजाइन किया जाता है। तो जैसे कि हवा में फ्रिक्शन लग सकता है, वैसे ही पानी में भी फ्रिक्शन लग सकता है। आप पानी में दौड़ोगे तो आपको बहुत हिंड्रेंस पैदा होगी, तो उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। हवा में लगने वाले फ्रिक्शन को भी और पानी में लगने वाले फ्रिक्शन को भी, क्योंकि हवा और पानी दोनों ही क्या होते हैं, तरल होते हैं, फ्लूइड होते हैं। जो फ्लो कर सकता है उसे फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड का मतलब सिर्फ पानी नहीं, लिक्विड नहीं होता, गैसेज भी होता है। गैसेज एंड लिक्विड्स बोथ आर फ्लूइड्स। तो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। तो स्टोक्स ने एक लॉ दी, स्टोक एक नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दी कि यार जब आप पानी में किसी गोल मटोल बॉडी को तैरा रहे हो, गोल मटोल बॉडी को तैरा रहे हो जिसकी रेडियस आर है, तो स्टोक्स ने बोला कि इस पे जो विस्कस फोर्स लगेगी, एफ वी, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी जो लगेगी, वो 6 पाई ईटा आर वी के बराबर लगेगी। वी मतलब वेलोसिटी है, आर मतलब रेडियस है, ऊपर दिख ही रहा है। तो यहां से आप ईटा निकाल सकते हो। फोर्स अपॉन 6 पाई तो कांस्टेंट है आर वी, फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, आर की जगह एल, वी की जगह एल टी माइनस वन, एल से एल कट गया, एम एल माइनस वन, टी माइनस वन। यह आपकी डायमेंशन आ गई किसकी, सर जी ईटा की। देखो हमने ठीक है देख लिया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब चौथी चीज स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखोगे,
इसको हम एस से डिनोट करते हैं। वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक हीट ऐसी हीट होती है जो पर यूनिट मास निकाली जाती है। तो इसमें से पहली बात तो जो आपकी जितनी भी टाइप की हीट होती है स्पेसिफिक हीट है तो वो निकाली जाती है dq बाई dt से। इसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कांस्टेंट है। पूरा नाम होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्षमता कि कोई सब्सटेंस कितनी हीट को ले सकता है अपने अंदर अपना टेम्परेचर बढ़ाने से पहले। तो ठीक है, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हीट कैपेसिटी होती है dq बाई dt। स्पेसिफिक है तो मास से डिवाइड कर दो, या अभी के लिए रटने के लिए मैं बता देता हूँ Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। बढ़िया ध्यान में रखो, बढ़िया काम चल जाएगा तुम्हारा। स्पेसिफिक कांस्टेंट यहाँ पर एस है, एस की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन एम डेल्टा टी। Q क्या है सर? हीट, तो एक प्रकार की एनर्जी ml2 t माइनस टू, मास m, चेंज इन, ये टाइम है कि टेम्परेचर है? टाइम है कि टेम्परेचर है? सर ये टेम्परेचर है, तो इसको या तो k लिखना या थीटा लिखना और जो भी आंसर आए लिख के आना। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आगे देखिए लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जो फेज चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस। इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू ml। ml लेटेंट हीट L है यहाँ पे, तो लेटेंट हीट Q यानी कि हीट एनर्जी बाई मास mLT माइनस टू अपॉन m। तो लेटेंट हीट क्या आती है? LT माइनस टू, LT माइनस टू, LT माइनस टू। अब देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। केटीजी में आता है ये, बट बहुत परेशान करता है शुरू शुरू में, और इसमें जेई एडवांस में भी बहुत सवाल आपको मिलेंगे, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुछ नहीं पता कब ये इसको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हमारे एग्जाम्स में भी इंक्लूड करके पूछने लग जाए। बोल्ट्जमान कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है कि जो एनर्जी होती है वो 3/2 kT के बराबर होती है, जहां पर U होती है एनर्जी, T का मतलब होता है टेम्परेचर, टाइम नहीं टेम्परेचर, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, और ये जो K दिख रहा है यही बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। 3/2 तो कांस्टेंट है, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट K की वैल्यू आ गई U इंटू T के बराबर। बट अपन इसको ऐसे ध्यान में नहीं रखते, अपन सिंपली ऐसे ध्यान में रखते हैं। अपन तो ये कहते हैं भाई साहब कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट के साथ टेम्परेचर का प्रोडक्ट एनर्जी देता है। बोले तो इसकी डायमेंशन होती है mLT माइनस mL2T माइनस 2। अब T मतलब यहां पर क्या है? T मतलब है टेम्परेचर, तो या तो K रखोगे या थीटा रखोगे। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट की डायमेंशन क्या आ जाएगी? mL2T माइनस 2 K इनवर्स, या कोई K की जगह थीटा रखना चाहे mL2T माइनस 2 थीटा इनवर्स, क्योंकि टेम्परेचर को K से भी दर्शाते हैं और बहुत किताबों में थीटा से भी दर्शाते हैं, तो दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। आगे तो बहुत ही आसान है। अब देखो कौन सा था? छठवां था। अगला देखो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। सर इसके लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे, प्रेशर इंटू वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ मोल्स R इंटू टी। P होता है सर टेम्परेचर, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, N होता है मोल्स का नंबर, ये डायमेंशनलेस होता है, नंबर है एक। P मतलब प्रेशर और V मतलब वॉल्यूम। मोल कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास, तो यूनिट तो कट गई, यूनिटलेस क्वांटिटी है तो डायमेंशन तो ऑब्वियसली नहीं होगी मोल की, ऐसे भी समझ सकते हो केमिस्ट्री में अगर पढ़ दिया है तो यहां से R की वैल्यू आ गई सर PV बटा T। P है प्रेशर, सर प्रेशर को लिख सकता हूं फोर्स अपॉन एरिया। V है वॉल्यूम, वॉल्यूम तो LQ भी आएगी, अभी वॉल्यूम ही लिखते हैं, और T है साहब जी टेम्परेचर, वो गया साहब जी। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? mLT माइनस 2 L2 L3 K, एक L बच जाएगा, mL2 T माइनस 2 K इनवर्स, ये आ जाएगी भाई साहब। अच्छा एक मिनट यार,
मोल मास अपॉन मोलर मास तो होता है, लेकिन आप डायमेंशन इसकी मोल ही रख दो। हाँ, इसको इतना तोड़ के मत लिखो, क्योंकि बहुत बार क्या होगा ना, आपको मोल ही दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आप इसको मोल ही रहने देना कोई, क्योंकि आंसर में मिलेगा आपको मोल। वैसे तो मोल अगर देखोगे तो मास अपॉन मोलर मास होता है, तो एक नंबर है मोल, तो है ना, मोल की डायमेंशन होती नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपको उसी तरीके से देता है। तो पीवी बाई एनटी बन जाएगा, एनटी एनटी एनटी, तो मोल इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे, मोल इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी सर, ये बात हमें बढ़िया तरीके से जो है क्लियर है। एक मिनट है, ये L2 नहीं आ रहा है आंसर में, क्यों नहीं आ रहा? M, क्योंकि मैं वेरीफाई भी करते रह रहा हूं, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है क्या हमसे? MT-2 के इनवर्स मोल इनवर्स आ रहा है, L2 नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? ये मैं करके देखते हैं। PV इक्वल टू NRT, R बराबर PV अपॉन NT। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया वॉल्यूम N इंटू T। तो N और T को तो हटा ही दो, ये तो मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स आ जाएगा। फोर्स की जगह रख दिया MLT-2 वॉल्यूम L क्यूब, ये L2। तो शायद मैंने यहां गलत सॉल्व करा है। -2 तो +1, ML2T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो मैंने यहां गलत सॉल्व कर रखा है शायद। यही आएगा आंसर, यही आएगा आंसर, यही आएगा आंसर। आगे बढ़े, क्योंकि यार डायमेंशंस बहुत ज्यादा है ना, बहुत बार हड़बड़ी में मिस्टेक हो जाती है, कुछ डायमेंशंस एक साथ इतनी रिकॉल कर पाना भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशन होंगी, तो एक सीक्वेंस में ला पाना भी इनको मुश्किल होता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको पहले से ही रखे रहते हैं, क्योंकि हमसे ही बहुत बार हड़बड़ी में गलती हो जाती है। अगला देखो, एनर्जी डेंसिटी। सर ये हम पढ़ेंगे ईएम वेव्स में, या तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, बट आपको इतना लोड नहीं लेना। एनर्जी डेंसिटी मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम। एक्स डेंसिटी अगर मैं कहूं तो उसका मतलब है एक्स अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो इसका एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी होती है ml2T-2, ये L3 ml-1T-2। तो आपसे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पूछ दे तो यहां पर फंसा सकता है, आपसे बोलेगा बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आपको याद होना चाहिए कि एनर्जी डेंसिटी होती है। क्लियर है? आगे देखो, दो और बहुत तगड़े हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और एक और है आपका जिसका नाम है हमारा स्टीफन्स कांस्टेंट। मुझे नंबर याद नहीं है, 10, 11 कुछ भी पहुंचाओ। तो एक है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये क्या है? ये हीट है। रेट ऑफ फ्लो मतलब ये क्या होगा सर? ये टाइम होगा। रेट मतलब पर यूनिट टाइम, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला होता है सर KA/L। कोफिशिएंट ऑफ, जैसे कोफिशिएंट आप पढ़ोगे ना, कंडक्टिविटी पढ़ोगे, वो वैसे ही होता है। ये थर्मल कंडक्टिविटी है, KA/L डेल्टा T के बराबर। डेल्टा T यहां पर टेम्परेचर नहीं होता, ध्यान रहे, ये होता है चेंज इन टेम्परेचर। सॉरी, डेल्टा T यहां पर टाइम नहीं होता, ध्यान रहे, ये होता है चेंज इन टेम्परेचर। टाइम यहां वाला होता है। तो अगर आप निकालोगे K की डायमेंशन, तो ये हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ml2T-2 अपॉन टाइम यानी T।
L मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि L, अच्छा A नीचे आ जाएगा यानी L2, और टेम्परेचर में चेंज यानी कि थीटा। तो सर आप देख पा रहे होंगे कि ये L2 से ये L2 कट जाएगा, तो K की वैल्यू आई mLT-3 थीटा इनवर्स, या अगर कोई बच्चा थीटा को K लिखना चाहेगा तो वो लिखेगा mLT-3 K इनवर्स। ठीक है, ठीक है सर। तो बच्चों होगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब हम बात करेंगे स्टीफन कांस्टेंट की। अब स्टीफन भैया की नाम आते ही आपको खाने की याद आनी चाहिए। क्या की किसकी याद आनी चाहिएगा सर? किसकी याद आनी चाहिएगा सर? खाने की याद आनी चाहिए, खाने की। ठीक है, 12वां मान के कर लेते हैं। स्टीफन कांस्टेंट सर खाने की याद मतलब समझा नहीं। जैसे वहां रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट था, सेम कंसेप्ट यहां पर है। कहां था सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट? थर्मल कंडक्टिविटी के कोफिशिएंट में। सेम कंसेप्ट यहां है मेरे बच्चे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी सर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट किसके बराबर होता है? ईट के। ईट ई सर, ई तो सर ऐसे बनाते हैं, ऐसे। इस ई को मैं उल्टा कर दे रहा हूं। कैसे कर दे रहा हूं? ऐसे बना दे रहा हूं, ऐसे। तो इसको बोलते हैं सिग्मा, है ना। तो ये हो गया मेरा ई ए टी की पावर 4। लो, सिग्मा ए टी की पावर 4। आप ईट से ध्यान में रख सकते हो। तो स्टीफन कांस्टेंट होता है आपका सिग्मा। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, ये एरिया, और ये टेम्परेचर। ये टेम्परेचर, ये वाला टी टाइम, और ये हीट। ठीक है सर। तो ऐसे सिग्मा किसके बराबर आ जाएगा? हीट। mL2 T-2, टाइम मतलब T, A नीचे आएगा तो L2, और ये आ जाएगा थीटा की पावर 4। तो L2 से L2 कट गया, सिग्मा की वैल्यू आया MT-3 थीटा की पावर -4, या कोई बच्चा अगर K लिखेगा MT-3 K की पावर -4, है ना बच्चे। देखो 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 देखो, क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े, या खड़ा कोई बारिश है, या आसमान में छोड़ दिए हैं ओ हम देखें जैसे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी। यंग्स मॉड्यूलस पढ़ेंगे। आइए, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है सर? यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? ये बच्चों हम पढ़ते हैं आपका चैप्टर इलास्टिसिटी में, जहां हम रस्सी पे बात कर रहे होंगे। सर रस्सी पे क्या बात कर रहे होंगे बच्चों? रस्सी पे हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो निकाल रहे होंगे, रेशियो, है ना, कि इतना स्ट्रेस पड़ा तो कितना खिंच गई रस्सी, या ऐसे करके। तो F अपॉन A की वैल्यू यानी कि स्ट्रेस की वैल्यू होती है यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा L बाई। तो यार आपको पता तो है स्ट्रेन तो कैसा है? डायमेंशनलेस। तो यंग्स मॉड्यूलस किसके बराबर आ गया? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होती है mL-T-2, एरिया होता है L2, यानी कि mL-1T-2। प्रेशर के बराबर, शायद कर भी दिया था हमने पहले ना, मेरे को कुछ याद आ रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट 11th की फॉर्मूला बेस्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम बात करते हैं 12th की फॉर्मूला बेस्ड। तो अगली हेडिंग बनाएंगे फॉर्मूला बेस्ड 12th। यहां ना बस आपको पोटेंशियल आना चाहिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बाकी आप निकाल लोगे। और थोड़ा इंडक्टेंस में दिक्कत आएगी, वो मैं अभी करा दूंगा आपको। ठीक है।